तो अगर आप एक बनिया हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, कायस्थ हैं या केंद्र में जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले एक व्यक्ति हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करना कि आगामी 19 मार्च से पहले ये वीडियो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों तक पहुंच जाए। अन्यथा यूजीसी का ये जो काला कानून है अगर लागू हो गया तो इस कैटेगरी में आने वाले विद्यार्थियों के साथ, जनरल कैटेगरी में आने वाले विद्यार्थियों के साथ इतना बुरा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, जिसे 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा, जिसे 80,000 से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और जिसे 20,000 लोगों ने शेयर किया है। और इस वीडियो में मैं आपको यूजीसी की वे कमियां बताने वाला हूं जो पूरे इंटरनेट पर कोई और आपको नहीं बताएगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको इतनी महत्वपूर्ण कमी बताऊंगा जिस एक अकेली कमी से ही अगर इसको पता चल जाए, इसका प्रचार हो जाए तो इससे ही एक जो एक्ट है वो पूरी तरह रद्द हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि केंद्र सरकार जो यूजीसी एक्ट जल्दी में लेकर आई है वो किस प्रकार से तार्किक रूप से, तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत ही ज्यादा गलत है, बहुत ही ज्यादा खराब है और इन सभी दलीलों को पेश किया जा सकता है। हमारा जो पहला तर्क है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक भी और हास्यप्रद भी है। इसे सुन के आपको हंसी आ जाएगी क्योंकि केंद्र सरकार क्या सोचती है कि केंद्र सरकार एक कमेटी बनाती है जो विद्यार्थियों के बीच कॉलेज में होने वाले भेदभाव को कम करने का कार्य करेगी, लेकिन उस कमेटी के निर्माण की प्रक्रिया में स्वयं केंद्र सरकार ही भारत के एक अल्पसंख्यक, आरक्षण विहीन, अपराध और लूटपाट से सर्वाधिक पीड़ित और सर्वाधिक टैक्स देने वाले समाज के साथ अर्थात जनरल कैटेगरी के साथ ही भेदभाव कर देती है। देश के सर्वाधिक अल्पसंख्यक और कमजोर समाज, जिसे कुछ लोग सवर्ण कहकर भी बदनाम कर रहे हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी वर्गों की अनिवार्यता यानी सदस्यता की अनिवार्यता इस कैटेगरी में फिक्स कर दी गई है। केवल और केवल कॉलेज में जो 15% छात्र होते हैं यानी जो अल्पसंख्यक छात्र होते हैं यानी जो जनरल कैटेगरी से आने वाले छात्र होते हैं, उन्हीं के साथ उनकी कैटेगरी देखकर या उनकी जाति देखकर केंद्र सरकार ने भेदभाव कर दिया है। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि भेदभाव रोकने के लिए जो समिति बनाई गई उसके निर्माण की प्रक्रिया में ही देश में संख्या बल में सर्वाधिक कमजोर वर्ग के साथ अगर इस प्रकार का भेदभाव होता है तो इस तरह का भेदभाव करना केंद्र सरकार को शोभा देता है या नहीं देता। यूजीसी कानून को रद्द करने के पक्ष में हमारा जो दूसरा तर्क है उसे सुनकर आप बहुत जोर से हंसेंगे, इस नियम पर भी हंसेंगे और इसे बनाने वाले व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता के ऊपर भी आप लोगों को हंसी आएगी, क्योंकि इस नियम में सरकार आपको यह समझाना चाह रही है, आपको यह विश्वास करने पर मजबूर कर रही है कि किस प्रकार कॉलेज कैंपस में एक दबंग बनिया का लड़का हाथ में कट्टा लहराकर और लठ लेकर बेचारे गुर्जर, यादव, जाट, पटेल, पाटीदार, कुशवाहा और कुर्मी जैसी जातियों के ऊपर अत्याचार करेगा और उनके साथ भेदभाव करेगा। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये विश्वास करने के लिए मजबूर करना चाह रहे हैं एक पक्का कानून बनाकर कि किस प्रकार से 8-8 फुट लंबे चौड़े बनिया, ब्राह्मण और कायस्थों के लड़के बेचारे पतले दुबले दुर्बल मार्शल कौम से आने वाले भाइयों को कॉलेज में डराएंगे, धमकाएंगे और उनके साथ भेदभाव करेंगे। यानी जनरल कैटेगरी जो है वो ओबीसी कैटेगरी के साथ भेदभाव करेगी, क्योंकि इस नियम में यूजीसी कानून में ओबीसी कैटेगरी को भी एससी एसटी के साथ शामिल कर लिया गया है। हम ये मानते हैं, हम इस बात से बिल्कुल मना नहीं करते कि आज भी हम इस भारत देश में रहते हैं जहां पर एससी एसटी वर्ग के लोगों के साथ कुछ लोग भेदभाव करते हैं। और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगा कि यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भेदभाव करते हैं, जो जाति पूछते हैं, तो कृपया आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम सभी की जो जाति है वो एक ही जाति है, वो समान जाति है और उस जाति का नाम है मानव जाति। तो इस वीडियो को अपने जाट और गुर्जर भाइयों के साथ विशेष रूप से शेयर कर देना, उन जाटों के साथ विशेष शेयर करना जो केंद्र में जनरल कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि इस चीज में भी कॉन्फ्लिक्ट है कि बहुत सारे जो ओबीसी में आने वाले भाई हैं या जो ऐसी जाति हैं जिन्हें ओबीसी में माना जाता है, उनमें से कई स्थानों पर तो वे जनरल में आते हैं और कई स्थानों पर वे ओबीसी में आते हैं और ये भी अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट है। और इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को ये पूरी तरह से नियम समाप्त कर देना चाहिए। अब जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तपन शर्मा आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे उसके विचारों का ताप बढ़ता जाएगा और हमारे तर्क भी और अधिक खतरनाक होते जाएंगे। अब जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाले इस कानून को समाप्त करने के पक्ष में हम अपना तीसरा तर्क रखते हैं और हमारा तीसरा तर्क ये कहता है कि भारत के संविधान और भारत के कानून के अनुसार एक महिला को देखना, घूरना, उसके ऊपर निगाह मारना, उसको फॉलो करना है, उसका पीछा करना एक गैर कानूनी कार्य है। लेकिन यूजीसी एक्ट में इक्विटी स्क्वाड नाम की एक टीम बनाई जाएगी और इस टीम का तो काम ही होगा
लोगों पर निगाह मारना या लोगों पर निगाह रखना। ऐसे में अगर इक्विटी स्क्वाड का एक मेंबर किसी एक बनिया ब्राह्मण या राजपूत की बेटी पर निगाह रखता है, उसको देखता है, उसको फॉलो करता है, तो मोदी जी के इस नए कानून के हिसाब से यह करना बिल्कुल ही न्याय संगत होगा, बिल्कुल ही ठीक होगा और बिल्कुल उचित होगा, क्योंकि इक्विटी स्क्वाड्स के मेंबर को ये ताकत दी जाती है कि वे किसी को भी देख सकें, उसकी तरफ निगाह रख सकें, जिससे जातिगत भेदभाव रोकने का नाम दिया गया है। लेकिन क्या एक महिला की गरिमा की रक्षा के हिसाब से, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के हिसाब से ये करना न्याय संगत होगा? क्या ये करना तर्क संगत होगा? क्या इक्विटी स्क्वाड के सभी सदस्यों को एक ग्रुप में ही हमेशा बंद कर रहना होगा, या उनमें से कोई एक आध सदस्य इधर उधर घूम भी सकता है और सब पर निगाह रख सकता है? वो किस पर निगाह रख सकता है और किस पर नहीं निगाह रख सकता, इसका निर्धारण किस प्रकार से होगा? उसके स्थानों का निर्धारण किस प्रकार से होगा? क्या ये इक्विटी स्क्वाड केवल और केवल उस समय अलर्ट ज्यादा हो जाएगा जब एक जनरल कैटेगरी का बच्चा या जनरल कैटेगरी का छात्र SC ST के छात्रों से मिलता जुलता है या बात करता है, और अगर वो जाति देखकर निगाह रखेगा तो क्या यह एक प्रकार से जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देना हुआ या जातिगत भेदभाव को खत्म करना हुआ? अगर इक्विटी स्क्वाड का कोई सदस्य किसी महिला को देखता है, उसे फॉलो करता है, तो क्या वह महिला या वह लड़की उस इक्विटी स्क्वाड के सदस्य की शिकायत कमेटी में कर पाएगी? और क्या कमेटी ये कहकर उसकी शिकायत को रद्द नहीं कर देगी कि इक्विटी स्क्वाड के सदस्य का तो काम ही होता है लोगों पर निगाह रखना, तो आपके ऊपर अगर निगाह रख ली तो क्या हो गया? और उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति तो यह है कि आजकल कुछ लड़के ही दूसरे लड़कों पर भी गलत निगाह डाल लेते हैं, तो उन्हें किस प्रकार से रोका जा सकता है? ये इस नियम में कॉन्फ्लिक्ट है, इस नियम में पैराडॉक्स है। और जो चौथा तर्क है वो तर्क आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। सोचो, अगर UGC लागू हो गया तो सामान्य वर्ग के लिए कॉलेज जाते ही प्रत्येक विद्यार्थी की जाति पूछना अनिवार्य हो जाएगा। मतलब आप अपने बच्चे को पहले ही समझा बुझाकर भेजेंगे कि बेटा तू बनिया का बच्चा है, बेटा तू ब्राह्मण का बच्चा है, बेटा तू राजपूत का बच्चा है, बेटा तू जनरल कैटेगरी का बच्चा है, और तुझे बिना आत्महत्या किए, बिना जेल जाए डिग्री पूरी करके वापस आना है, तेरी कोई शिकायत ना कर दे, इस चीज से बेटा तू बच के रहना। तो बताइए, कॉलेज जाते ही एक सामान्य वर्ग का छात्र प्रत्येक छात्र की जाति मालूम करने के लिए मजबूर होगा या नहीं होगा? माता पिता ऐसा भी कहकर बच्चे को भेज सकते हैं कि बेटा तू सभी की जाति मालूम कर लेना और उन सभी लोगों से थोड़ी थोड़ी सभी से दूरी बनाकर रखना, वरना एक शिकायत होती ही तेरा कैरियर भी बर्बाद हो सकता है। और असली जो ट्विस्ट है वो यहीं पर है, और इसको केवल और केवल इंटेलिजेंट और बुद्धिमान आदमी समझेंगे कि इस नियम में कैसा पैराडॉक्स और कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर एक बच्चा जाते ही कॉलेज में सभी की जाति पूछने लगे तो क्या यह अपने आप में एक जाति आधारित भेदभाव नहीं हुआ, जिसके खिलाफ शिकायत भी हो सकती है? लेकिन अगर जाति पूछे बिना वह किसी से मित्रता कर ले तो क्या मालूम किस बात पर वह जो सहपाठी है, वह जो मित्र है, उसे बुरा लग जाए और वह शिकायत कर दे। लेकिन शिकायत करने पर वह जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है अपने SC ST या OBC के मित्र से यह भी आक्षेप नहीं लगा सकता, यह भी आरोप नहीं लगा सकता कि तूने मेरी शिकायत करी होगी, क्योंकि अगर वह ऐसा आरोप लगाता है तो मित्र उससे कह देगा भैया मैं तो तेरा मित्र हूं, मैं तेरे ऊपर क्यों शिकायत करूंगा, मैं क्यों तेरा कैरियर बर्बाद करूंगा। और जानने का आपको अधिकार नहीं है कि किसने आपके बच्चे की कॉलेज में झूठी रिपोर्ट लिखवाई है। तो जनरल कैटेगरी का जो छात्र है वह ना तो किसी से मित्रता करने लायक रहा और ना ही वह उनसे दूरी बनाने लायक रहा। आप इस बिंदु को थोड़ा सा और डिटेल में समझो और इसकी कल्पना करके देखो कि सपोज करो मैं एक स्टूडेंट हूँ, सवर्ण कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, और मेरे माता पिता मुझे ये कहकर कॉलेज भेजते हैं कि भाई तू SC ST और OBC के बच्चे से बिल्कुल बात मत करना, बिल्कुल सेपरेट हो जाना, बिल्कुल अलग हो जाना। लेकिन अगर मैं किसी से बात ना करूं और दूरी बनाकर रहूं और गलती से दूसरी कैटेगरी के बच्चे को, स्टूडेंट को ऐसा महसूस हो जाए, जी हाँ महसूस हो जाए या फील हो जाए, लग जाए, इस बात पे ध्यान देना कि शायद हम उससे इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि हम उन्हें दूसरी जाति का, छोटी जाति का समझते हैं, ऐसी शंका या शक उसके दिमाग में पैदा हो जाए तो इस महसूस होने पर भी यानी फील होने पर भी शिकायत हो सकती है। ये उस कानून में लिखा हुआ है। अर्थात जनरल कैटेगरी के बच्चे के पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ, इधर जाए तो कुआं है और दूसरी तरफ जाए तो खाई है। मतलब सतर्कता के लिए अगर वो जात पूछ ले तो जात पूछने में भेदभाव, और अगर जात ना मालूम होने पर मित्रवत व्यवहार हो गया और उस मित्रवत व्यवहार में कोई दो चार शब्द इधर उधर हो गए तो उसमें भेदभाव, और अगर जात मालूम भी चल जाए और जात मालूम चलने पर सतर्कता के लिए थोड़ी सी दूरी बना ले तो उस दूरी में भी भेदभाव। अर्थात सामान्य वर्ग का छात्र
कॉलेज में जाकर कुछ करे या कुछ भी ना करे, भेदभाव के दायरे में तो वह हमेशा ही आएगा, वह भेदभाव से बच ही नहीं सकता। इससे बचने का कोई इलाज नहीं है। इससे बचने का कोई इलाज इसलिए नहीं है क्योंकि इस कानून में कहीं पर भी भेदभाव की कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। हमारा पांचवा तर्क यह है कि इस नियम के लागू होने के बाद यह संभव है कि शिकायत और केस के डर से सवर्ण समाज के छात्र जो हैं वो अपना अलग समूह बना लें, अपना अलग ग्रुप या अलग गुट बना लें, अन्य समूह से या अन्य समूह के छात्रों से वो वार्तालाप या बातचीत करना बंद कर दें। ऐसा संभव है कि अन्य जाति के बच्चों को अपने हॉस्टल रूम में आने से वो मना कर दें, या जानकारी शेयर करने से या फाइल देने से या अपनी नोटबुक या बुक देने से मना कर दें। हॉस्टल की जो मेस होती है जहाँ पे खाना खाया जाता है भोजन के लिए, वो लोग जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो इकट्ठे जाएं, ग्रुप बनाकर जाएं, क्योंकि अकेले जाने में उन्हें डर लगेगा और वे अपनी टेबल पर किसी अन्य जाति के विद्यार्थी के बैठने से असहज हो जाएं, क्योंकि क्या पता कोई बातचीत में क्या बात मुंह से निकल जाए और उस बात का बुरा लग जाए और तुरंत उसके ऊपर केस हो जाए। तो वे हॉस्टल में भोजन करने का ऐसा स्थान सेलेक्ट करेंगे जहां पर वे कैमरे में दिखाई दें और जहां पर ये भी सुनिश्चित करें कि उनके आसपास किसी भी प्रकार का SC ST का या OBC का बच्चा या छात्र नहीं बैठा हो। और वे ऐसा क्यों करेंगे? वे ऐसा अपनी सुरक्षा के लिए करेंगे, क्योंकि कल को उनके खिलाफ शिकायत होती है तो CCTV फुटेज में ये आ जाएगा कि फलाना फलाना सवर्ण समाज का बेटा तो देखो अलग बैठा हुआ है, उसके आसपास किसी भी प्रकार का SC ST या OBC का बच्चा नहीं बैठा हुआ है। यानी उसे हर जगह पर औरों से आइसोलेट होना भी पड़ेगा और आइसोलेट होने का सबूत भी इकट्ठा करना पड़ेगा। वो जो सवर्ण कैटेगरी का बच्चा है वो केवल और केवल सवर्ण कैटेगरी के बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर हो जाएगा। अर्थात जो जातिगत भेदभाव पहले व्यक्तिगत हुआ करता था, जो छोटे स्तर पर हुआ करता था, अब वह सामूहिक होगा और बृहद स्तर पर होगा। ऐसा भी संभव है माता पिता जो हैं वो कॉलेज के प्रशासन से डिमांड करें कि उनकी बेटी या उनका बेटा जो सवर्ण कैटेगरी में आता है उसे केवल और केवल सवर्ण के साथ ही रूम दिया जाए, जिससे भविष्य में UGC एक्ट लगने की संभावना से बचा जा सके। तो इस तरह से ये एक्ट ही अपने आप में भेदभाव का एक मूल कारण बनेगा। हो सकता है कि कुछ हॉस्टल ब्राह्मण बनिया आदि के लिए बिल्कुल पृथक हॉस्टल बिल्डिंग या हॉस्टल का फ्लोर ऑफर करने लगे और उसके लिए वो ज्यादा चार्ज करें। ऐसे में पिछड़ी जातियों से आने वाले छात्रों द्वारा ही आरोप लगाया जा सकता है कि हमारे हॉस्टल में ब्राह्मण बनिया और राजपूत यानी जनरल कैटेगरी से आने वाले छात्रों के लिए एक विशेष फ्लोर दिया गया है या विशेष बिल्डिंग दी गई है और बाकी सबको उनसे अलग रखा गया है, क्योंकि बाकी सब को वे अन्य से छोटा समझते हैं और जातिगत भेदभाव करते हैं। यह एक प्रकार से जातिगत भेदभाव के व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होने लगेगा और ये जो है इस नियम का एक पैराडॉक्स है। और ये पैराडॉक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भेदभाव की परिभाषा स्पष्ट नहीं है कि कौन से कार्य भेदभाव में माने जाएंगे। अब अगर आप एक टीचर हो तो UGC कानून से संबंधित छठा तर्क सुनकर आप अपना माथा पीट लोगे और आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप कुएं में गिरे या फिर खाई में गिरेंगे। इस नियम के बाद एक अध्यापक को अपनी नौकरी जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए वह उस श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ बेहद सतर्कता के साथ और संतुलित व्यवहार करेगा जो कि UGC एक्ट के दायरे में आते हैं, जिनकी एक शिकायत से ही उसकी नौकरी चली जाए, जबकि सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों से क्योंकि वो कम डरेगा इसलिए वो थोड़ा सा अधिक सुरक्षित महसूस करेगा और कम खतरा महसूस करेगा। इसलिए सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ में हो सकता है ज्यादा मित्रवत और खुला व्यवहार रखे, जबकि अन्य के साथ हो सकता है एक दायरा बना दे और सीमित वार्तालाप रखना पड़े। लेकिन अगर वो ऐसा करता है, जो कि मानव स्वभाव है, जो कि ऐसा होगा ही अगर आप इसको ठीक से कल्पना कर पा रहे हैं, तो इस सतर्कतापूर्ण व्यवहार को भी एक प्रकार का भेदभाव मानकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दूसरी तरफ अध्यापक सभी छात्रों के साथ बिना जाति पूछे मित्रवत व्यवहार करने से डरेगा, क्योंकि मित्रवत व्यवहार में हम जानते हैं कि मित्र के साथ जब हम बात करते हैं तो खुले दिल से करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कोई शब्द इधर उधर भी चला जाता है। दोस्तों, मित्रता एक ऐसी चीज होती है जहां पर कोई नियम, कानून, दायरा या लिमिट नहीं होती है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे जो मित्र हैं वे आज भी हमें अपशब्द कहकर ही बात करते हैं, और अगर वो हमसे बहुत अधिक सीरियस बात करने लगे तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि उनके जीवन में वो किसी न किसी बहुत बड़ी परेशानी या चिंता से जूझ रहे हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक रोटियों को सेकने के उद्देश्य से गंदा कानून केंद्र सरकार लेके आई है, इस कानून के लागू होते ही वो जो प्रेम है, वो जो अधिकार है, वो जो मित्रता है, जो एक मित्र दूसरे मित्र पर रखता है, वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने से पहले डरेगा और वो ये सोचेगा कि ये जो व्यक्ति है कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी कैटेगरी से हो और कहीं मैं कुछ कह दूं और मेरे ऊपर इस तरह का कानून लग जाए। अर्थात एक टीचर को पढ़ाने से ज्यादा चिंता केवल और केवल इस बात की होगी कि सबसे पहले तो एक एक स्टूडेंट की जाति का पता कर लिया जाए
और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किस जाति के बच्चे के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। लेकिन यहाँ पर विडंबना और पैराडॉक्स ये है कि अगर वो टीचर जो है वो व्यवहार में थोड़ा सा भी अंतर करता है, और जो कि होगा, ये मानव स्वभाव है, तो यह व्यवहार में अंतर भी इस यूजीसी एक्ट को रद्द करने के पक्ष में हमारा अगला तर्क है कि कई बार कॉलेजों में सामाजिक कार्यक्रम, खेल कार्यक्रम, प्रैक्टिकल आदि के लिए विद्यार्थियों की टीम बनाई जाती है। अब सामान्य वर्ग के बच्चे क्योंकि 15% ही हैं और बाकी 85% होते हैं जनरली, तो उसको किसी ना किसी टीम में तो होना ही पड़ेगा। लेकिन किसी अन्य जाति की टीम में जाने से वो जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है वो थोड़ा सा डरेगा या शंकित महसूस करेगा, क्योंकि क्या पता किस बात पर थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए और कोई शिकायत दर्ज करा दे और शिकायतकर्ता का नाम और पहचान भी उजागर नहीं करी जाएगी, लेकिन उसकी डिग्री पूरी तरह से रद्द हो जाएगी। तो अब उसके पास जिंदा बचने का केवल और केवल एक तरीका है कि वह अन्य कैटेगरी से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखे। लेकिन अगर वो अपने टीचर से ये मांग करता है कि कृपया मुझे दूसरी टीम में डाल दो जहाँ पर उसके जैसे सामान्य वर्ग के छात्रों या सवर्ण छात्र हों जिनसे वह थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करे, तो क्या यह व्यवहार, क्या उसकी यह मांग एक प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ? क्या इसको भेदभाव में नहीं शामिल किया जाएगा? क्योंकि ऐसी स्थिति में अन्य वर्गों की छात्र ये शिकायत कर सकते हैं, ये आरोप लगा सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का बालक जो है वो शायद इसलिए उनके साथ टीम में शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि वह जातिगत मानसिकता से ग्रस्त है। लेकिन सत्य यह है कि उसके माता पिता ने उसे घर से ये कहकर भेजा है कि बेटा जितना हो सके उनसे दूर रहना, वरना यूजीसी लग जाएगा और तुझे जेल में डाल देंगे और तेरी डिग्री रद्द हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि ये जो नियम बनाया गया है ये किसी भी प्रकार से जातिगत भेदभाव को कम बिल्कुल नहीं करता, अपितु ये बढ़ाता है। ये जाति के लिए ऑब्सेशन या पागलपन बढ़ाता है और ये जाति पूछने के लिए मजबूर करता है। मित्रता और आपसी प्रेम और आपसी सहयोग की भावना को ये पूरी तरह निस्तनाबूद कर देता है और टीम स्पिरिट को पूरी तरह खत्म कर देता है। किसी भी शिक्षालय की आत्मा जो अनुशासन में निहित होती है उसकी ये निर्मम हत्या करता है, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में अनुशासन कायम करने के लिए शिक्षकों को थोड़ा बहुत टफ होना पड़ता है। जब क्लासरूम में एंट्री लेते हैं तब भी मे आई कम इन सर पूछना पड़ता है, और सपोज करो कोई बच्चा आता है और वो मे आई कम इन सर पूछता है और टीचर मना कर देता है क्योंकि वो बच्चा लेट है, तो वो बच्चा भी शिकायत उसके व्यक्तिगत उसमें शिकायत कर सकता है। एक बार अगर ये कानून लागू हो गया तो पूरे भारत का कोई भी बच्चा क्लासरूम में घुसने से पहले मे आई कम इन सर नहीं पूछेगा। वो मन में आएगा जब लेट जाएगा, वो आराम से चाहे तो टेबल पे जाके सो जाएगा, वो मन में आए जैसे टीचर के साथ बदतमीजी करेगा, पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, उसे पढ़ाई लिखाई और कैरियर और स्किल की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि उसे पता है कि टीचर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर टीचर ने उसे फेल किया, यहाँ पर टीचर ने उससे कुछ कही, यहाँ पर टीचर ने उसे ज़्यादा पढ़ाने, सिखाने और ज्ञान देने की कोशिश करी और वहाँ पर उसने शिकायत करी और शिकायत से ही उसको कमेटी के सामने जाहिर किया गया। और अध्यापकों के लिए तो खैर इसमें बहुत बड़ी खाई है। ऐसा भी हो सकता है आप पढ़ाने जाएँ, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बच्चों को पसंद नहीं है और आपको हटाने के लिए वो इस बात की शिकायत कर दें कि आप उनके साथ जातिगत भेदभाव करते हैं, तो एक अध्यापक के रूप में आपका कैरियर सुरक्षित नहीं रहेगा, विशेषकर जब आप एक जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो कानून है वो किसी भी श्रेणी के विद्यार्थी छात्रों के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं है। ये बच्चों को गुटबाजी करना, राजनीति करना और हवाबाजी करने के लिए प्रेरित करता है। इसी के साथ नमस्कार, जय सिया राम, जय हनुमान, जय भरतपुर।